हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बंसल अकेडमी एमपी में। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी पैटर्न से अध्याय 1 परिमेय संख्याएं चल रहा है। तो इसमें पाठ का परिचय चल रहा था। पाठ के परिचय में आज हम भाग 3 बताने जा रहे हैं। भाग 3 में है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म हम आपको बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बंसल अकेडमी एमपी को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो। तो आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़ेंगे हम लोग। इसमें सबसे पहला है समवृत्त। समवृत्त क्या होता है आपको बता देते हैं। समवृत्त का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी परिमेय संख्या में, एक परिमेय संख्या में जब हम किसी दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो उन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ यदि परिमेय संख्या प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि योग के लिए परिमेय संख्याएं समवृत्त हैं। और यदि जोड़ परिमेय संख्या नहीं प्राप्त होता तो हम लोग कह सकते हैं कि योग के लिए परिमेय संख्याएं समवृत्त नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है योग के लिए। तो योग के लिए आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए दो उदाहरण ले लिए हम लोग। परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या ले लिए 2/5 और दूसरी परिमेय संख्या लिए लेते हैं 6/5। यहाँ पास आप देख रहे होंगे दो परिमेय संख्याएं होंगी। यहाँ योग के लिए एक जांच कर रहे थे और योग का मतलब होता है प्लस, यानी कि जोड़। तो इन दोनों को जोड़ देंगे। यदि मान लीजिए हमें परिमेय संख्या प्राप्त होता है तो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में परिमेय संख्याओं का योग जो है अंतर्गत समवृत्त होता है। यदि परिमेय संख्याएं नहीं प्राप्त होती है तो अंतर्गत समवृत्त नहीं होता। तो आइए यहाँ पास में हल करते हैं हम लोग। यहाँ हर समान है, हम लोग क्या करेंगे, अंश को जोड़ देंगे। तो अंश को जोड़ देते हैं, 6 और 2 ये हो गया 8 और हर एक बार लिख लिया जाता है तो 5 लिख लिया। यहाँ 8/5 प्राप्त हो रहा है, मतलब हम देख रहे हैं कि ये संख्या p/q के रूप में है, अर्थात एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि योग के लिए परिमेय संख्याएं अंतर्गत समवृत्त होती हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग योग के लिए अंतर्गत समवृत्त है। इसी तरह से व्यवकलन के लिए भी होता है। यदि मान लीजिए दो परिमेय संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं तो यदि हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो ये व्यवकलन पर अंतर्गत समवृत्त है परिमेय संख्याओं का, और यदि परिमेय संख्या नहीं प्राप्त होती है तो अंतर्गत समवृत्त नहीं है। तो यहाँ आपको एक उदाहरण लेकर हम दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए ले लिए 7/3 और -2/3 लिए लेते हैं। इस प्रकार से आप कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं। यहाँ पास आप देख रहे होंगे हर समान है तो अंश आपस में घट जाएंगे, अंश घटा देते हैं, 7 में से 2 घटा देंगे, यहाँ 5 प्राप्त हो जाएगा और ये 3 को एक बार लिख लिया जाएगा। तो यहाँ पास देख रहे हैं कि ये भी एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन मीन्स घटाना होता है। व्यवकलन के लिए अंतर्गत समवृत्त हैं, इस तरह से कह सकते हैं हम लोग। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्रम में जानेंगे। समवृत्त में गुणन, यानी कि परिमेय संख्याओं का गुणा जो है वो अंतर्गत समवृत्त होता है या नहीं। तो आइए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ले लिए 5/4 और गुणे में लिए लेते हैं 6/2। तो यहाँ परिमेय संख्याओं के गुणा में आपको बताया गया है पिछले भाग में कि अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ पास गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5×6 30 हो गया और यहाँ हो गया 4×2 8। तो यहाँ पास देख पा रहे होंगे 30/8 है, अर्थात ये p/q के रूप में है, मतलब कि ये परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि व्यवकलन के लिए गुणन के लिए अंतर्गत समवृत्त है। इसी प्रकार से अब विभाजन के लिए देख लेते हैं, भाग के लिए देख लेते हैं। तो आइए हल करते हैं। आगे एक एग्जांपल लेकर आपको बता लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई परिमेय संख्या ले लिए 7/3 और भाग में ले लेते हैं
4/5, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, परिमेय संख्याएं कोई भी ले सकते हैं। यदि मान लीजिए भाग देने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो भाग के लिए परिमेय संख्याओं का अंतर्गत समृद्ध है, यदि परिमेय संख्या नहीं प्राप्त होती तो अंतर्गत समृद्ध नहीं है। तो यहाँ पास हल किए लेते हैं हम लोग। भाग देने के लिए क्या करते हैं कि दूसरी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम लेते हैं। जब व्युत्क्रम लेते हैं तो संख्याएं पलट जाती हैं, यानी कि हर जो है वो अंश बन जाता है और अंश जो है वो हर बन जाता है और चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, गुणा का लग जाता है। तो यहाँ पहली परिमेय संख्या लिखे लेते हैं 7/3 और 4/5 का जब हम व्युत्क्रम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5/4। तो यहाँ पास में अब चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, गुणा का हो जाएगा। यहाँ हर अंश बन चुका है और अंश हर बन चुका है। अब इनका आपस में गुणा किए देते हैं, अंश का अंश के साथ और हर के साथ। 7×5 = 35 और 3 चौके 12। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यह भी एक परिमेय संख्या है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि विभाजन के लिए योग पर अंतर्गत विभाजन के लिए अंतर्गत समृद्ध है। तो यहां से समृद्ध का गुणधर्म समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और गुणधर्म होता है क्रम विनिमेयता, उसके बारे में जानते हैं। तो अगला गुणधर्म है क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता या इसी को क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो ये क्या होता है आपको बता दें। यहाँ लिखा हुआ है a+b = b+a, मतलब a+b बराबर होता है b+a की। यदि मान लीजिए a कोई परिमेय संख्या है और b कोई परिमेय संख्या है तो a को b में जोड़ने पर वही प्राप्त होगा जो b में a को जोड़ने पर प्राप्त होगा, यानी कि दोनों पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दो परिमेय संख्याओं का एक उदाहरण लेकर हम आपको समझा देते हैं ये क्रम विनिमेयता क्या होता है। मतलब किसी भी क्रम में जोड़ने पर परिमेय संख्याओं को हमें आंसर वही प्राप्त होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पहली परिमेय संख्या लिए लेते हैं यहाँ पास में 3/4 और प्लस योग के लिए एक ज्ञात कर रहे हैं तो प्लस लगा लेते हैं यहाँ पास में धन और लिखे लेते हैं 5/4। यहाँ दो परिमेय संख्याएं हम ले लिए हैं। पहली परिमेय संख्या को a मानते हैं और दूसरी परिमेय संख्या को b मानते हैं। अब इसी तरह से इसे आगे भी लिखे देते हैं। यहाँ a+b हो गया, अब b+a लिखे लेते हैं। पहली परिमेय संख्या लिखे लेते हैं 5/4 और प्लस लिखे देते हैं 3/4। यहाँ हम बहुत ही इजी परिमेय संख्या लेकर के बता सकते हैं। आप कोई भी परिमेय संख्या उठा करके और योग करके आप एक ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हल करते हैं इसको। यहाँ पास में हर समान है पहले पक्ष में, तो हर समान है तो हर एक बार लिख लेंगे और अंश जो है अंश को जोड़ देंगे। 3 में 5 जोड़ेंगे, 5 3 8 हो जाएगी ये, तो 8/4 प्राप्त हो गया। अब हम दूसरे साइड में देख लेते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। यहाँ हर समान है तो लिखे लेते हैं और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो गया। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि दोनों पक्ष बराबर हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम लागू होता है। अर्थात लिख सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में क्रम विनिमेयता है, या ऐसा लिख सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम जो है वह लागू होता है। तो अब बढ़ते हैं, ये योग के लिए एक ज्ञात कर लिए हम लोग। अब व्यवकलन यानी कि घटाने के लिए एक ज्ञात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार से व्यवकलन के लिए हम एक उदाहरण लेकर आपको समझा देते हैं कि किसी भी परिमेय संख्याओं का व्यवकलन के लिए क्रम विनिमयता नियम लागू होता है या नहीं। आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 2/3 और इसमें माइनस व्यवकलन चल रहे हैं, यानी कि घटाने में चल रहे हैं तो माइनस लगा लेते हैं। और दूसरी परिमेय संख्या ले लेते हैं 5/4। हल करते हैं इसे बराबर के लगा करके। अब पहली बार ये परिमेय संख्या लिख लेते हैं 5/4 और माइनस में लिख लेते हैं 2/3। यहाँ पास हम हल करेंगे। यदि दोनों पक्ष बराबर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का व्यवकलन के लिए क्रम विनिमयता है परिमेय संख्याओं में, और यदि
बराबर नहीं मिलता तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में क्रम विनिमेयता व्यवकलन के लिए यानी कि घटाने के लिए नहीं है। तो आइए हल करते हैं। यहाँ 3 और 4 का लघुत्तम 12 हो जाएगा। 12 में 3 का भाग देंगे 4 प्राप्त होगा। 4 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पास में माइनस की लेते हैं। 12 में 4 का गुणा करेंगे तो 3 प्राप्त होगा और 3 पचे 15। यहाँ पास 15 हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरा पक्ष एक ज्ञात किए लेते हैं। दूसरा पक्ष 4 और 3 का लघुत्तम 12 आता है और 12 में 4 का यदि गुणा करेंगे तो हमें भाग करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। 3 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो 15 हो गया और यहाँ माइनस लगाकर लिख सकते हैं। 12 में 3 का यदि हर के साथ भाग देंगे यदि तो 12 में 3 का भाग देंगे 4 प्राप्त होगा। 4 का 2 के साथ गुणा करेंगे 8 प्राप्त होगा। अब यहाँ हम पास अगले स्टेप में इन दोनों को घटाकर लिख लेते हैं। 8 में से यहाँ 15 माइनस में है और 8 प्लस में है तो आपस में घट जाएंगे। 15 में से 8 घट जाएंगे तो यहाँ पास बचेगा 7, लेकिन चिन्ह अधिक वाली संख्या यानी कि माइनस का लगाएंगे और बटे में 12। बराबर की तरफ देख लेते क्या प्राप्त होता है। 15 में से 8 घटाएंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा और बटे में 12। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ अधिक वाली संख्या का चिन्ह प्लस लगा हुआ है और यहाँ माइनस लगा हुआ, यानी दोनों संख्याएं अलग है। ये ऋणात्मक परिमेय संख्या और ये एक धनात्मक परिमेय संख्या। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं दोनों सेम यानी कि बराबर नहीं है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का व्यवकलन के लिए क्रम विनिमेयता नहीं है। या लिख सकते हैं यहाँ पास में परिमेय संख्याओं का घटाना भी लिख सकते हैं। घटाने के लिए क्रम विनिमेयता नहीं है। क्रम विनिमेयता नहीं है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। गुणन के लिए ज्ञात कर लेते हैं इसी प्रकार से। तो गुणन के लिए करते हैं क्रम विनिमेयता। एक उदाहरण ले लेते हैं। जिस वाले 5/7 ले लिए और गुणे में ले लेते हैं 4/3। तो इसको भी सॉल्व किए लेते हैं बराबर करके 4/3 और गुणे में लिख लेते हैं 5/7। क्रम बदल करके इनको लिख लिया। अब हमें देखना कि दोनों पक्ष बराबर आता है या नहीं। तो हल किए लेते हैं। 5 चौके 20 यहाँ हो गया और 7 त्रिक 21, 20/21 आ गया। और यहाँ पास आप देख पा रहे हैं 4 पंचे 20 और 3 सते 21। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 20/21 और 20/21 दोनों पक्ष जो हैं समान प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में गुणन के लिए क्रम विनिमेयता है। इसी प्रकार से विभाजन के लिए ज्ञात किए लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 7/3 और इसका भाग दे देते हैं 2/4 से। क्रम चेंज करके लिख लेते हैं 2/4 और भाग दे देते हैं 7/3 से। आइए इसे अब सॉल्व करते हैं। विभाजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम लिखते हैं। तो व्युत्क्रम लिख लेते हैं चिन्ह परिवर्तन करके। यहाँ हो गया 7/3 और चिन्ह परिवर्तन कर दिए, भाग है तो गुणा का हो जाएगा। और यहाँ हर को अंश में लिखे देते हैं 4 और अंश को हर में लिखे देते हैं 2। इसी प्रकार के इसमें भी कर लेते हैं। पहला लिखे देते हैं 2/4 और चिन्ह परिवर्तन करके लिख लेते हैं। हर को अंश बना देते हैं 3 और अंश को हर बना देते हैं 7। अब सॉल्व कर लेते हैं। 7 चौके 28 होता है तो 28 लिख लेते हैं और 3 दूना 6 हो गया। यहाँ 28/6 प्राप्त हो गया। और यहाँ देख पा रहे हैं 2 तिहाई 6 और बटे 4 सते 28। आप देख पा रहे हैं यहाँ 28/6 प्राप्त हुआ है और यहाँ 6/28। अर्थात दोनों संख्याएं सेम नहीं है, बराबर नहीं है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि विभाजन के
के लिए परिमेय संख्याओं में क्रम विनिमेयता नहीं है। इसी प्रकार से अब हम लोग अगला गुणधर्म जान लेते हैं। अगला गुणधर्म होता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है ये हम आपको बताते हैं अभी। साहचर्य नियम में यहाँ पास आप देख सकते हैं लिखा हुआ है a प्लस बी और प्लस में c लिखा हुआ है, फिर पुनः से लिखा हुआ है बराबर a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पहले a प्लस बी कोष्टक के अंदर है, फिर दूसरे पक्ष में b प्लस सी कोष्टक के अंदर है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि मान लीजिए कोई तीन परिमेय संख्याएं हैं, यदि इन तीन परिमेय संख्याओं को योग के लिए पहले a प्लस बी मतलब पहली और दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ करके फिर उसमें तीसरी संख्या को जोड़ा जाए तो उसका योगफल बराबर होगा बाद में दूसरी और तीसरी संख्या को पहले जोड़ करके फिर उसमें पहली संख्या को जोड़ा जाए तो उसके योगफल के बराबर होगा। यदि बराबर होगा तो साहचर्य नियम है परिमेय संख्याओं के योग के लिए, यदि बराबर नहीं है तो परिमेय संख्याओं के योग के लिए साहचर्य नियम नहीं है। तो यहाँ आइए एक ठो सिंपल सा उदाहरण लेकर, बहुत ही इजी उदाहरण लेकर के हम आपको बताएंगे ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। आप कोई भी परिमेय संख्याओं के लिए साहचर्य नियम लागू करके आप देख सकते हैं आसानी से। तो आइए हल करते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं 2/4 और प्लस किए देते हैं इसमें, ये पहली परिमेय संख्या हो गई। दूसरी परिमेय संख्या ले लेते हैं 3/4 और इसी तरह से अगली परिमेय संख्या ले लेते हैं 5/4। आप कोई भी परिमेय संख्या यहाँ पास में ले सकते हैं। तो यहाँ पहले क्रम में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहली और दूसरी परिमेय संख्या को कोष्टक के अंदर रखते हैं और बराबर की इधर क्या करेंगे, अब पहली परिमेय संख्या को कोष्टक के बाहर रखेंगे। यहाँ 2/4 हो गया और प्लस आगे बढ़ते हैं, ये लिख लेते हैं 3/4 दूसरी परिमेय संख्या और प्लस कोष्टक के अंदर में लिख लेते हैं 5/4 यानी कि तीसरी परिमेय संख्या। अब इनको सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करते हैं, यहाँ हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे। 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया, 5/4 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद इसको लिख लेते हैं, यहाँ पहली परिमेय इसको कोष्टक के अंदर पहले सॉल्व करते हैं इसलिए कर लिए इसको, 5/4 आ गया और प्लस यहाँ लिख लेते हैं ये 5/4 दूसरी परिमेय संख्या तीसरी परिमेय संख्या। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ 2/4 को सेम लिख देना है और प्लस अब पहले दूसरी और तीसरी को जोड़ लेंगे तो 5 3 यहाँ पास में हो जाएगा 8 और बटे में हर समान है तो 4 कर देंगे। आगे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों इसे। 5 5 ये हो गया 10 और बटे 4, आगे 8 2 10 और बटे में 4। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 10/4 और 10/4 दोनों पक्ष सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्याओं के योग के लिए साहचर्य नियम लागू होता है या है। परिमेय संख्याओं के योग पर साहचर्य नियम है। तो यहाँ पास लिख लेते हैं, परिमेय संख्याओं के योग पर साहचर्य नियम है या लागू होता है। हम कह सकते हैं परिमेय संख्याओं के योग पर साहचर्य नियम लागू होता है। आइए अब इसे व्यवकलन के लिए एक ज्ञात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसी परिमेय संख्या को हम लोग आपस में घटा करके देख सकते हैं। यहाँ लिखा है 2/4 पहली परिमेय संख्या ले लिए और माइनस किए देते हैं 3/4 कोष्टक के अंदर किए लेते हैं और आगे माइनस किए देते हैं 5/4 बराबर में लिख लेते हैं 2/4 माइनस कोष्टक के अंदर 3/4 और माइनस 5/4। सॉल्व कर लेते हैं इसे जल्दी से। आप यहाँ देख पा रहे हैं 2 है, हर समान है तो हर लिख लेंगे 4 और यहाँ 2 में से 3 को घटाना है तो 2 में से 3 घटेगा नहीं क्योंकि 3 बड़ी संख्या और माइनस में है तो 3 में से 2 को घटा देंगे 1 प्राप्त हो जाएगा और चिन्ह अधिक वाली संख्या का लगा देंगे यानी कि माइनस। और यहाँ लिख देते हैं माइनस 5/4 और आगे बराबर करते हैं 2/4 लिख लिए माइनस में और यहाँ 3 में से हमें 5 को घटाना है तो 5 बड़ी संख्या है माइनस में तो घटेगा नहीं, 5 में से 3 घटा देंगे 2 प्राप्त हो जाएगा और चिन्ह माइनस का, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देते हैं और बटे में लिख लेते हैं 4। अब आगे इसे सॉल्व किए लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे, हर में समान है 4 लिख लेते हैं। अब यहाँ -1 है और यहाँ -5 भी है तो माइनस माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6
और चिन्ह अधिक वाली संख्या की यानी माइनस का। तो 6 माइनस 6/4 पहले पक्ष में प्राप्त हो गया। और यहाँ देख लेते हैं क्या प्राप्त होता है। यहाँ 2 है और यहाँ ये माइनस और ये माइनस दोनों का आपस में गुणा होगा तो ये प्लस में जाएगा, तो 2 2 4 हो गया यहाँ पास में, और बटे 4, और ये 4/4 है इसलिए यहाँ हम 1 लिख सकते हैं, 4 1 कम 4। तो यहाँ 1 प्राप्त हो रहा है, यहाँ माइनस 6/4 प्राप्त हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ दोनों पक्ष क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि साहचर्य नियम व्यवकलन के लिए परिमेय संख्याओं पर लागू नहीं होता या नहीं है। तो यहाँ लिख लेते हैं, परिमेय संख्याओं पर साहचर्य नियम साहचर्य व्यवकलन के लिए नहीं है, व्यवकलन के लिए नहीं है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, गुणन के लिए ज्ञात कर लेते हैं साहचर्य नियम। आइए 3 उदाहरण ले लेते हैं परिमेय संख्याओं की। जैसे मान लीजिए 2/5 ले लिए और गुणे में ले लिए 3/5 और गुणे 1/5। ये पहले दोनों को सेम लिखे लेते हैं कोष्टक के अंदर, और बराबर के उधर पहली परिमेय संख्या लिखना है 2/5 और गुणे में लिखेंगे ये 3/5 कोष्टक के अंदर और प्लस 1/5 गुणे 1/5। अब आगे सॉल्व किए लेते हैं। 2 तिहाई यहाँ 6 हो गया, कोष्टक के अंदर सॉल्व किए थे, और हर क्या करें 5 पंचे 25 और गुणे में लिखे लेते हैं 1/5 और बराबर यहाँ लिखे लेते हैं 2/5 को पहले लिख लिए और गुणे में लिख लिए 3 1 कम 3 और 5 पंचे 25। अब आगे सॉल्व किए लेते हैं इसे हम, 6 कम 6 हो जाएगा और 25 पंचे 125, तो यहाँ पास 6/125 प्राप्त हो गया। आगे देख लेते हैं, 2 तिहाई 6 हो गया और 25 पंचे उल्टा गुणा के लेते हैं, अथवा 5 25 हम 125 और यहाँ पास यहाँ 2 तिहाई 6 हुआ था। तो आप देख पा रहे होंगे कि 6/125 और 6/125, इसलिए हम लोग कह सकते हैं, यहाँ हम लिख नहीं रहे हैं, कह सकते हैं कि गुणन के लिए परिमेय संख्याओं पर साहचर्य नियम लागू होता है या है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग विभाजन के लिए इसी प्रकार से ज्ञात किए लेते हैं। विभाजन के लिए कोई 3 परिमेय संख्या एक ज्ञात ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए वही परिमेय संख्या लेते हैं 2/5 और गुणे में लिखे लेते हैं 3/5 भाग में, यहाँ पास भाग में लिखना है हमें 3/5 और ये कोष्टक के अंदर कर दिए। अब उनका भाग देना है उसके बाद में 1/5 के साथ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहली परिमेय संख्या लिख लेते हैं 2/5 और भाग में लिखे लेते हैं गुणा के कोष्टक के अंदर 3/5 और भाग में लिखे लेते हैं 1/5। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 2/5 है, दूसरी परिमेय संख्या का हमें व्युत्क्रम लेना होगा, तो व्युत्क्रम ले लेते हैं। ये हो गया 2/5 और गुणे में हो जाएगा 5/3 और भागे 1/5। आगे बढ़ते हैं, यहाँ 2/5 लिख लेते हैं, 2/5 हो गया ये, और भाग का चिन्ह लगा करके यहाँ इसका भाग देना है, तो पहला पक्ष लिखे लेते हैं पहले इसमें 3/5 और गुणे में इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो ये 5/1 हो जाएगा। तो यहाँ पास इस तरह से लिखे देते हैं। आगे गुणा के लेते हैं 2 पंचे 10 और 3 पंचे 15 और भाग में लिखे लेते हैं 1/5 और बराबर। इसी तरह से आगे सॉल्व किए लेते हैं इसको, यहाँ 2/5 लिखे लेते हैं और भाग में लिखे लेते हैं 3 पंचे 15 और 5 1 कम 5। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों इसे। अब हमें करना क्या है, अब इस बार ये दूसरी परिमेय संख्या है और यहाँ यह दूसरी परिमेय संख्या है, इनका भी व्युत्क्रम ले लेते हैं। तो यहाँ 10/15 लिखे लेते हैं और गुणे का चिन्ह लगा करके इसका व्युत्क्रम यानी कि हर को अंश में लिखे देते हैं, अंश को हर में पलट देते हैं, तो 5/1 हो गया ये, और बराबर ये हो गया 2/5 पहली परिमेय संख्या लिख लिए, इसका भी पलट देते हैं सेम चिन्ह परिवर्तन करके, तो 5 ऊपर और 15 नीचे। आगे सॉल्व करते हैं। आप देख पा रहे होंगे 10 पंचे 50 होता है, 15 1 कम 15, तो यहाँ 50/15 प्राप्त हो गया। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, 2 पंचे 10 और यहाँ प्राप्त हो गया 15 पंचे 75। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ 50/15 प्राप्त हुआ है और यहाँ 10/75 प्राप्त हो गया।
तो हम कह सकते हैं यहाँ दोनों पक्ष बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि विभाजन के लिए परिमेय संख्याओं पर साहचर्य नियम नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, एक और गुणधर्म के बारे में जानेंगे हम लोग। तो बच्चों अगला गुणधर्म है, गुणधर्म नंबर 4 है वितर्कता। वितर्कता योग पर गुणन की वितर्कता। तो आइए इसके बारे में थोड़ी हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए 3 परिमेय संख्याएं होंगी। 3 परिमेय संख्याएं क्या होगी? a और गुणे में है b प्लस c। ये हो गया योग पर गुणन की, यानी गुणा है यहाँ इन दोनों का, और योग भी b प्लस सी, यानी दूसरी और तीसरी का योग है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ हमें करना क्या होता है, यदि ये a बाहर है गुणे के साथ में, तो इसका इन दोनों अंदर के साथ गुणा करना होता है, यानी कि a और गुणे b, a इंटू बी हो गया ए बी, और प्लस हम लोग लिख सकते हैं a गुणे c, यानी कि ए सी। तो यह नियम होता है, यानी कि जो पहली परिमेय संख्या होती है उसका दोनों कोष्टक के अंदर वाली परिमेय संख्याओं के साथ बारी बारी से गुणा करके हल ज्ञात करते हैं। तो एक उदाहरण लेकर, छोटा सा उदाहरण लेकर आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए 2/3 कोई परिमेय संख्या होगी, पहली परिमेय संख्या, और यहाँ 2 और परिमेय संख्या लिए लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4/3 लिखे लेते हैं आपस में, 4/3 दूसरी परिमेय संख्या होगी, और प्लस लिखे लेते हैं 5/3 मान लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप। और अब बराबर हमें करना क्या है, इसे कैसे हल करना है? 2/3 का पहले इसके साथ गुणा करना, फिर इसके साथ गुणा। ये a हो गया, ये b और ये c। तो हमें पहले a भी लिखना है, तो a लिखे लेते हैं 2/3 और गुणे में लिखे लेते हैं 4/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बीच में प्लस था तो प्लस लगा देते हैं, और आगे क्या लिखना है हमें? 2/3 वापस लिखना है, a वापस लिखना है, और गुणे में क्या लिखना है? तीसरी परिमेय संख्या, यानी कि 5/3। आइए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2 चौके 8 और 3 त्रिकाएं 9, और प्लस यहाँ हो गया 2 पंचे 10 और 3 त्रिकाएं 9। आप यहाँ देख सकते हैं हर समान, इसलिए अंश जुड़ जाएंगे, तो 10 और 4 14 हो गया, और हर में 9 लिख लेंगे, तो यहाँ हमें आंसर प्राप्त हो गया। तो इस तरह से वितर्कता गुणधर्म होता है, इस तरह से इसे ज्ञात करते हैं। इसका एक और भाग होता है, जैसे मान लीजिए उस भाग को आपको बता देते हैं। व्यवकलन पर गुणन की वितर्कता, यानी कि घटाने पर, ठीक उसी प्रकार इसे हल करना होता है, परंतु यहाँ कैसे होता है ये आपको दिखा देते हैं। a और इंटू में होता है b, और प्लस की जगह -c, ये बराबर होता है ab और -ac। इस प्रकार से कह सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। तो आइए एक उदाहरण लेकर इसे भी आपको समझा देते हैं। 2/5 और गुणे में लिखे लेते हैं 7/5 और -3/5। आप कोई भी परिमेय संख्या का यूज कर सकते हैं आपस में। आगे से सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले क्या लिखना है हमें? 2/5, और बीच में क्या लिखना है? गुणे में b लिखना है, यानी 7/5, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, और आगे क्या लिख लेते हैं? 2/5 और गुणे में तीसरी परिमेय संख्या, यानी कि 3/5 लिखना है। आगे इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2 सत्ते 14 और 5 पंचे 25 हो गया, और माइनस में क्या लेते हैं? 2 तिहाई 6 और 5 पंचे 25। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ हर समान है, आप देख पा रहे होंगे, इसीलिए लिखे देते हैं 25, और 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? हमें 8 प्राप्त होगा। तो 8 लिखे देते हैं, 8/25, यह आंसर प्राप्त हो गया। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये सभी गुणधर्म आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। यदि आपको फिर भी कहीं पास जरा सा भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये गुणधर्म आगे की प्रश्नावली सॉल्व करने में आपको बहुत ही मदद करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पुश करके आप अच्छे तरीके से इन गुणधर्मों की नोट बना लीजिए और उनका स्टडी कर लीजिए, ताकि एक्सरसाइज में आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।